हाइपोथेसिस हमारे पास एक प्रिडिक्शन है या इंटेलिजेंट गेस है जो हम अपने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। यानी कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस सवाल का जवाब जानने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, उस सवाल के बारे में खुद से एक स्ट्रॉन्ग गेस लगा लेना, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट कर लेना हाइपोथेसिस है। अब हमारे पास हाइपोथेसिस की कंट्रीब्यूशन आ जाती है, यानी कि हाइपोथेसिस रिसर्च में हमारी कैसे मदद करता है। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है जिसकी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको क्लैरिटी देता है। यानी कि जब हम एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लेंगे, जैसे कि मैं ढूंढ रही हूँ वजह जी कि लंग कैंसर क्यों हो रहा है लोगों में, तो मैं एक खुद से अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि मेजॉरिटी को शायद सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो ये मैंने खुद से अंदाज़ा लगाया, ना मैंने कोई रिसर्च किया, ना मैंने लोगों से सर्वे किया, ना मैंने किसी से पूछा, ना मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट किया। तो स्मोकिंग मुझे ये अंदाज़ा लगाना मुझे एक रास्ता दे देता है। हाँ जी, इसके बाद से अगर मैं रिसर्च में किसी का इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं उससे पूछूंगी आप स्मोकिंग तो नहीं करते। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हमारा रास्ता आसान कर देता है। इसके बाद ये हमारे पास एक जज दे देता है कि रिसर्च का आउटकम क्या होने वाला है, एक जजमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है हाँ काफ़ी हद तक कि इसका ये आउटकम हो सकता है या पॉसिबल आउटकम ये है। साथ ही ये रिसर्च डिज़ाइन की टाइप भी इंडिकेट कर देता है कि किस डिज़ाइन से हम देखेंगे। जैसे कि मैंने सिगरेट स्मोकिंग की बात की, तो वो हम लोगों से पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जिन्हें लंग कैंसर है क्या वो स्मोकिंग करते थे कि नहीं। तो इंटरव्यू डिज़ाइन होगा हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास पॉपुलेशन की जो रिसर्च जिससे की जा रही है उसके बारे में भी हमें बता देता है। अब लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं तो मैं लंग कैंसर के पेशेंट से ही पूछूंगी, हाइपोथेसिस हमें ये क्लियर कर देता है। डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट से ही डेटा कलेक्ट करूंगी और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकते हैं। उस डेटा को एनालाइज करके एक्सप्लेन करने में भी मेरी ये हाइपोथेसिस हेल्प करेगा। हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं जो हाइपोथेसिस परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो रिसर्चर को इनेबल करता है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, कि वो अपना रिसर्च वर्क शुरू करे। जब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका जवाब ये हो सकता है, तो उसके बाद मैं काम शुरू कर दूंगी। उसके बाद ये दूसरे हाइपोथेसिस की तरफ जो है लेके जाता है या हमें एक रास्ता देता है। जैसे कि मैंने कहा स्मोकिंग है, फिर उसके बाद मैंने अगला हाइपोथेसिस किया, इससे सोचा नहीं सिर्फ स्मोकिंग ही तो नहीं हो सकता, कुछ और भी होगा। हो सकता है वो कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करें या कोई और चीज़ यूज़ करें, कोई और वायरल डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है। तो जब दूसरा हाइपोथेसिस बाकी सारे हाइपोथेसिस को क्या फॉर्मुलेट करेगा, पहला वाला हाइपोथेसिस। थर्ड फंक्शन इसका हमारे पास ये है कि हमारे पास रिजल्ट्स ड्रॉ करने में और कंक्लूजन्स निकालने में हेल्प करता है। यानी कि हाइपोथेसिस से रिलेट करेंगे और फिर उसके बाद रिसर्च कंडक्ट करेंगे। रिसर्च का जो जवाब आएगा उसे हम आसानी से कंक्लूजन लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस में किन किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मस्ट बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि उन्हें वेरीफाई और या टेस्ट किया जा सके। अब मैंने स्मोकिंग वाला हाइपोथेसिस दिया है तो हम टेस्ट कर सकते हैं। किस तरह? लंग कैंसर के पेशेंट से पूछ के टेस्ट कर सकते हैं। अब कोई बेतुका सा गैस में लगा दूँ, हाँ जी लंग कैंसर इस वजह से हो सकता है, लाइक मैं कोई अजीब सा कॉज बता दूँ कि वो मेकअप यूज़ करते हैं, बल्कि उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं, मैं कोई और चीज़ कर लूँ, लंग कैंसर इस वजह से होता है कि उन लोगों को कोई साया वगैरह है, मतलब ये वेरीफाइएबल ही नहीं है। इस हाइपोथेसिस की कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वालिटी जो होनी चाहिए, वो है मस्ट बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें जिसका कोई पहले किसी बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई एग्जिस्टेंस हो, या किसी किताब में लिखा हुआ हो, या किसी रिसर्च में लिखा हुआ हो, या किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो, किसी रिसर्चर ने डिस्कवर किया हो। उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस पहले से होनी चाहिए, खुद से ही नहीं कुछ शुरू कर देना नया। जैसे कि स्मोकिंग के बारे में, सिगरेट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमें पहले से कुछ ना कुछ पता है, तभी मैं कह रही हूँ पॉसिबल है कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसका पहले जिक्र ही नहीं है, वो हाइपोथेसिस में नहीं यूज़ की जा सकती। ऐसे हाइपोथेसिस को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। थर्ड वन ये नीड्स टू बी प्रिसाइज, सिंपल एंड स्पेसिफिक। प्रिसाइज होना चाहिए, हाइपोथेसिस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैस है, इसे बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए। हाइपोथेसिस की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं: सिंपल, कम्प्लेक्स, एम्पिरिकल, नल, अल्टरनेटिव, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, डायरेक्शनल, एसोसिएटिव,
कॉजल, नॉन डायरेक्शनल एंड क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक रिलेशन में होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये वजह होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉज किया हुआ इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हाई रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू क्राइम्स। अब हाई रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और क्राइम्स जो हैं जिन्हें कहा गया कहते हैं कि ज़्यादा बेरोज़गारी की वजह से जुर्म ज़्यादा होते हैं। जुर्म डिपेंड कर रहे हैं बेरोज़गारी पे, इसलिए जुर्म इफेक्ट भी है, इफेक्ट को ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और स्मोकिंग लेड्स टू कैंसर। स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैंसर डिपेंडेंट है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इस पर कि हम स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते। देन वी हैव इज कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान इफेक्ट बताता है। यानी कि सिंपल हाइपोथेसिस को कम्प्लेक्स कैसे किया जा सकता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो या उससे भी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड टू कैंसर, टेंशन एंड इन्फेक्शंस। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो कर दिए हैं, स्मोकिंग और ड्रग्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल तीन कर दिए गए हैं, कैंसर, टेंशन और इन्फेक्शंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एविडेंस बेस्ड हाइपोथेसिस। एविडेंस बेस्ड हाइपोथेसिस जो है ये वो हाइपोथेसिस है, वो अंदाज़ा है। हाइपोथेसिस बेसिकली एक अंदाज़ा है या एक पेशन गोई है। ये वो अंदाज़ा है जो या तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके हासिल किया है, जैसे कि मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ लंग कैंसर के, सिर्फ 2 पेशेंट्स लेके उनसे पूछ लेती हूँ। 2 पेशेंट्स इतने काफ़ी नहीं है कि मैं उन्हें बड़ी पॉपुलेशन पे उस रूल को अप्लाई कर सकूँ, लेकिन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और इन्हें वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। लफ्ज़ एम्पिरिकल का मतलब है वर्किंग, जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अपनी थ्योरीज वगैरह को टेस्ट करने के लिए। मतलब छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है कि नहीं सही, हमारा अंदाज़ा सही है कि नहीं सही, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस की सिंपल फॉर्म हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस। क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस ये होती है कि इसमें एक क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस चल रहा होता है जिसे हमने रिज्यूम करना होता है। मिसाल के तौर पर कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मॉरल वैल्यू सीखने की एबिलिटी कितनी है, तो ये पहले 8th क्लास में भी उन पे कंडक्ट किया गया होगा या पिछली 9th क्लास पे भी, तो ये आगे रिज्यूम किया जा रहा है। ये है क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस। फिर हमारे पास आ जाता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी क्या कहते हैं उसे रिलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर पॉवर्टी हैज़ नथिंग टू डू विथ सोसाइटीज़ क्राइम रेट। मैं एक हाइपोथेसिस दे रही हूँ कि गुर्बत का माशरे के जुराइम से कुछ लेना देना नहीं है, तो जब मैंने ये बात ही एक्सप्लेन कर दी कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा ये अंदाज़ा नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का अपोजिट है, इसे HA या H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है। मिसाल के तौर पर गुर्बत का जराइम से लेना देना है। नल हाइपोथेसिस में मैंने कहा था गुर्बत का जराइम से कोई लेना देना नहीं, उसका अपोजिट जब मैं हाइपोथेसिस दे दूंगी, उसका अल्टरनेटिव दे दूंगी, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस हमारे पास वो हाइपोथेसिस है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लॉजिक की बेसिस पे बताते हैं, लॉजिक की बेसिस पे कोई अंदाज़ा लगाते हैं, जिसमें एक्चुअल डेटा हमारे पास कोई भी नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं हुई होती, कोई हमारे पास किताब में नहीं लिखा हुआ होता। हम एक ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं जो रीजनिंग की बेस पे होता है। रीजनिंग की बेस पे कैसे, ये ऐसा है तो इसकी वजह से वो भी वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एलिगेटर्स यानी कि जो मगरमच्छ हैं उनके स्केल्स ग्रीन होते हैं, उनकी स्किन के स्केल्स, तो डायनासोर्स के स्केल्स भी ग्रीन ही होंगे क्योंकि डायनासोर्स उनसे मिलते जुलते हैं। अब ये मैंने एक खुद से लॉजिक दी है, रीजनिंग की है ना, डिडक्टिव रीजनिंग है, मैंने खुद से की है, तो इस हाइपोथेसिस को या मेरे इस अंदाजे को कहा जाएगा लॉजिकल हाइपोथेसिस। अब हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसे स्टैटिस्टिकली हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल रेड हेयर इज फाउंड इन अबाउट 2% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन।
मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लाल रंग के बाल हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोगों के। इसे मैं स्टेटिस्टिकली चेक कर सकती हूँ। कैसे? सर्वे कर सकते हैं हम, सर्वे में फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैट्स में कैलकुलेशन होगी। अब ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल भी हो सकता है, शर्त ये कि वो हम स्टैटिस्टिकली चेक कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारे पास वो हाइपोथेसिस है जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की डायरेक्शन बता देता है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर, हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन विल लेड टू हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल्स। यानी कि नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, नर्सिंग स्किल्स प्रैक्टिस स्किल जो सोसाइटी में होंगे या नर्सिस में होंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है कि एक साथ किस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप तो बता देता है लेकिन उस रिलेशन का नेचर नहीं बताता, उसकी डायरेक्शन नहीं बताता कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर 9th क्लास के लड़के और लड़कियां, इनमें डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं सीखने की। अब दोनों वेरिएबल्स हैं लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान फ़र्क नहीं बताया गया कि पॉजिटिव फ़र्क है, नेगेटिव फ़र्क है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा। तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस वो है जो एसोसिएटिव रिलेशन बताता है, यानी कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा, चाहे वो अपोजिटली चेंज हो रहे हैं या पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर IQ एंड अचीवमेंट आर पॉजिटिवली रिलेटेड। IQ ज़्यादा, जिसका IQ लेवल होगा वो ज़्यादा कामयाब होगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब ही ये है कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो चेंज इन वन कॉजेज द चेंज इन अदर, इसे कहेंगे एसोसिएटिव रिलेशन। कॉजल हाइपोथेसिस हमारे पास वो हाइपोथेसिस है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। यानी कि एक वेरिएबल हमारे पास कॉज होगा और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे हो रहा है, तो वो इफेक्ट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि गैस की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से जो गैस के शोबे में काम करने वाले लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे, रेजिंग गैस प्राइसेस का कमाल है जिसकी वजह से वर्कर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज क्या है कि गैस की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं और इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से वर्कर्स भी ज़्यादा हो गए हैं।